आज का ये वीडियो हमारा होगा क्वेश्चन बैंक डिस्कशन पे, जिसमें हम खुद से बनाए हुए हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें होगा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर, दोनों उन दोनों का डिस्कशन होगा। पहले शॉर्ट का फिर उसके बाद लॉन्ग का। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक उसे व्यक्तित्व का कौन सा पक्ष प्रकट नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब तक मनुष्य नहीं बोलता तब तक वह उसके व्यक्तित्व की भाषीय पक्ष प्रकट नहीं होता। भाषा के माध्यम से मनुष्य अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करता है। जब वह बोलता है तो उसकी भाषा शैली, उच्चारण, शब्द चयन और वाक्य रचना से उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पहलू प्रकट होते हैं। इसलिए बोलने से पहले तक मनुष्य के व्यक्तित्व का भाषीय पक्ष प्रकट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। उसने कहा था शीर्षक कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, उसने कहा था शीर्षक कहानी एक युद्ध कथा और प्रेम कथा है, लेकिन मुख्य रूप से यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने अपनी सैनिक की मनोदशा और उसके प्रेम की गहराई और को उजागर किया है। कहानी में युद्ध के दृश्यों और प्रेम भावनाओं के माध्यम से मनोवैज्ञान का विश्लेषण किया है। इसलिए उसने कहा था एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। तो आंसर हो जाएगा, दलविहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में सीधा सा संबंध नहीं है। साम्यवाद में राजनीतिक शक्ति एक दल के हाथ में होती है, जबकि दलविहीन लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की अनुपस्थिति में निर्णय लेने की प्रक्रिया सीधी और प्रत्यक्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। अर्धनारीश्वर शीर्षक के अनुसार लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र यानी 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। 5 सहस्त्र मतलब 5000 साल, ना कि 500। गलती वहाँ पर। तो ये उनकी गलत सोच थी कि नारियों को हम नारियों के हाथ में अधिकार दे दिया तो 500 सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक और मालती का संबंध का परिचय रोज शीर्षक कहानी के आधार पर दें। नेक्स्ट हो जाएगा, वेट, तो है इसका आंसर हो जाएगा, रोज पाठ के आधार पर अगर अगर कहे तो लेखक और मालती का रिश्ता दोनों दूर के भाई बहन लगते थे। बचपन से ही वो लोग काफ़ी समय तक साथ रहते थे। दोनों बचपन में एक साथ खेलते ही पले पड़े और अन्य बाल सुलभ हरकतें उन्होंने साथ साथ की। यानी कि जितने भी चाइल्डहुड एक्टिविटीज़ है वो लोग साथ में ही किया, लेकिन एज ए भाई बहन उनका रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए। इसका आंसर है, भगत सिंह के अनुसार विद्यार्थियों को बहुत सी अपेक्षाएं हैं। वे चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश में क्या हो रहा है, देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने और उनके सुधार के उपाय सोचते तथा उनमें अपना समय सहयोग करे। वे देश की सेवा में तन मन धन से जुट जाएं और अपने प्राण न्यौछावर करने से भी पीछे न हटे, उनका यह मानना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुलसी सीता से कैसे सहायता मांगती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तुलसी सीता से निवेदन करती है कि माता, अवसर पाकर मुझ गरीब अंगहीन निस्तेज की करुणा कथा सुने तथा प्रभु श्री राम को मेरी दयनीय स्थिति के बारे में बताएं, ताकि प्रभु की कृपा दृष्टि मुझ पर हो और मैं प्रभु का गुणगान करता हुआ तर जाऊँ। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर कानी राखी नहीं मैं क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है, कबीर कानी राखी से तात्पर्य है कि कबीर ने भगवान की भक्ति को ही महत्व दिया, उनके लिए 4 वर्णाम और 6 दर्शन का कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी, सॉरी मेरे दोस्त का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार जंगल में राजा सिंह होता है, उसी प्रकार शिवाजी का भी राज इन मलेच्छ पर यानी अंग्रेजों पर है। उनकी वीरता, पराक्रम, बल और राज्य करने की क्षमता को देखने के लिए शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कवित्री का खिलौना क्या है।
तो इसका आंसर हो जाएगा कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, बच्चों का खिलौना प्रिय होता है उससे, उसी प्रकार कवित्री के लिए उसका बेटा उसके जीवन का सर्वोत्तम उपहार है। यहाँ पर थोड़ा सा लगता है भाषा चेंज करना पड़ेगा, तो इसमें लिख सकते हैं कि कवित्री का खिलौना उसका बेटा है, और यहाँ पर हो जाएगा पूर्ण विराम की जगह पे और बच्चों का खिलौना, और बच्चों का खिलौना प्रिय होता है, साथ ही दूसरे पूर्ण विराम के पास में साथ ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सुधार कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए क्योंकि उन्होंने लेनिन से सीखा था कि गुलाम देश है वहाँ में जो कम्युनिस्ट है उन्हें हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से खुद को अलग नहीं रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डायरी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा आई थिंक, पर देखते हैं। डायरी एक व्यक्तिगत दस्तावेज है जिसमें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की घटनाओं, विचारों, भावनाओं और अनुभवों को लिखता है। यह एक व्यक्तिगत और गोपनीय दस्तावेज होता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की विभिन्न पहलुओं को दर्ज करता है। ठीक है, व्यक्ति दर्ज करता है। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट है डायरी लिखने से व्यक्ति को अपने विचार, भावनाओं और अनुभवों की व्यवस्थित और संगठित करने में मदद मिलती है, या व्यक्ति को अपने जीवन की घटनाओं को याद रखने में, यानी कि फर्स्ट वाला ही जो पैसेज है वो करेक्ट है, लिखने में लगता है दोबारा उससे छप गया होगा, तो ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सड़कों को क्यों सींचा जा रहा था? सड़कों को इसीलिए सींचा जा रहा था ताकि उनकी धूल गुबार समाप्त हो सके और युद्ध क्षेत्र में छत्र, चंवर और गाजे बाजे के साथ जो विजयी राजा आ रहे हैं उन्हें धूल न पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माँ के लिए अपना मन समझना जब कठिन है और क्या समझाना, माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? तो इसका आंसर हो जाएगा माँ के लिए अपना मन समझाना कठिन तब हो जाता है जब उसके सामने उसके बच्चे की मृत्यु हो जाए क्योंकि माँ अपने बच्चे के साथ हर पल रहती है। माँ अपने बच्चे के लिए ही जाती है, उसके एक बार बुलाने पर वह दौड़ी चली जाती है। तो इसको भी थोड़ा सुधार किया जा सकता है, हर पल रहती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सुधार आप कर लीजिएगा, थोड़ा पूर्ण विराम को लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बंधी हुई मुट्ठी का क्या लक्ष्य है? बंधी हुई मुट्ठी जनता की ताकत और एकता का प्रतीक है जिसका लक्ष्य होता है शोषणकर्ताओं के विरुद्ध आवाज़ उठाना और न्याय को कायम रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा हार जीत कविता के मुताबिक उत्सव राजा की जनता मना रही है। राज्य की जनता उत्सव मना रही है क्योंकि उस शासन की तरफ से आदेश आया है, राजा की तरफ से आदेश आया है कि शासक और उनकी सेना विजय प्राप्त कर लौटी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता में पंच परमेश्वर से खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है? क्या बोल रहे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर को खो जाने को लेकर कवि चिंतित हैं, इसलिए हैं क्योंकि पंच परमेश्वर गांव की ताकत और नींव है। गांव में जब कोई वाद विवाद होता है तो पंच परमेश्वर द्वारा पंचायत के माध्यम से हल कर लेते हैं। तब सभी न्यायालय में जाते हैं जहाँ समय के साथ साथ धन की भी हानि होती है और उचित समय पर न्याय नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये भी मेरा दोस्त का नाम है। कृष्ण जी खाते समय क्या क्या करते हैं? आई थिंक कृष्ण, आंसर देखते हैं। कृष्ण खाते समय नंद बाबा की गोद में बैठकर खाते हैं। वह अपने हाथ से उठा कर खा रहे हैं, वे अपने हाथ से उठा कर खाने में अधिकतर भोजन धरती पर गिरा देते हैं, फिर वह उन्हीं पदार्थों को अपने हाथ से फिर उठाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सुधारा जा सकता है, तो लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि मुक्ति बोध ने सितारों को भयानक क्यों कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा कवि ने सितारों को भयानक इसलिए कहा क्योंकि सितारे में जितनी चमक होती है वह उतनी ही विकराल और भयानक होती है। समय आने पर वह लाल जलते हुए ज्वाला के समान होती है।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। धागड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धागड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में भाड़े के मजदूर। धागड़ एक आदिवासी जनजाति भी है जो बिहार में पाई जाती है, दक्षिणी बिहार में पाई जाती है, दक्षिणी बिहार में पाई जाती है। 18वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए इन लोगों को दक्षिणी बिहार के छोटे नागपुर पठार से चंपारण इलाके में लाया था। धागड़ जनजाति ओराव, मुंडा, लोहार आदि जनजातियों की वंशज है। इनकी मुख्य भाषा ओराव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिस्नी कौन है? इसको किसकी प्रतीक्षा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिस्नी मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की माँ की मुख्य पात्र बिस्नी को अपने सिपाही बेटे मानक वर्मा की प्रतीक्षा होती है। उसके बाद हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की आंसर हो जाएगा नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर जाने लगे। यह जिंदगी दो टुकड़ों में बटी है, यानी कि जब से कृषि का विकास हुआ है तब से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी। उसने कहा था हमें लपटन साहब के जेब से बेल के तार 3 गोले बरामद हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा मालती के पति का परिचय दे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्मेट में भी पूछा जाता है, तो ठीक है देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अगे जी की कहानी रोज में मालती के पति का नाम महेश्वर है। कहानी में महेश्वर एक डॉक्टर है और उनकी छवि थके हारे और उदास व्यक्ति की तरह है। महेश्वर की दिनचर्या इस प्रकार है कि सुबह अस्पताल जाकर मरीजों को दवाई देने और नुस्खे लिखना, दोपहर को घर लौटकर भोजन करना और थोड़ा आराम करना, डिस्पेंसरी जाना और रात भर भोजन करके सो जाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा जायासी रचित पहले कड़बक में कलंक में कदभच और कंचन से तात्पर्य क्या है? पहले कड़बक में सॉरी उच्चारण सही सुना। पहले कड़बक में पहले कड़बक में कलंक, कांच और कंचन से तात्पर्य है कि यह पद, और यह दोबारा रिपीटेड हो गया क्वेश्चन, इसको रिवर्क कर देते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा यह पद कवि मलिक मोहम्मद जयासी द्वारा रचित कड़बक से लिया गया है। उन्होंने कलंक का तात्पर्य चंद्रमा से किया है, कांच की तुलना कोयला से और सोना तथा कंचन से तात्पर्य सुमेरु पर्वत से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसी जी अपने बात सीधे राम जी से न कहकर सीता जी से क्यों कहलवाना चाहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास अपने को अत्यंत दीन, सर्व साधनों से हीन, मन मलिन और दुर्बल मानते हैं। सभ्यता इसी कारण से उन्होंने अपनी बातें स्वयं राम के समक्ष कहने की साहस नहीं हो रही है, क्योंकि किसी के धर्म पत्नी के माध्यम से उसके पति से काम कराना आसान होता है तथा माता सीता जी सशक्त ढंग से बातों को भगवान के समक्ष रख सकेंगे। यानी कि तुलसीदास जी पैरवी कर रहे थे सीता जी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की? आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड। थैंक यू। हाँ, यस दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर रिपीटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा किस प्रकार आंसर पड़ेगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक में विश्व तथा काव्य का उल्लेख है, किस कारण से यानी तो आंसर हो जाएगा प्रसाद लिखित तुमुल कोलाहल में शीर्षक कविता के द्वितीय पद में विषाद और व्याथा का उल्लेख है। कवि के अनुसार संसार की वर्तमान स्थिति कोलाहलपूर्ण है। कवि संसार की वर्तमान कोलाहलपूर्ण स्थिति से क्षुब्ध है, इससे मनुष्य का मन चीर विषाद में विलीन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग कविता के आधार पर पुत्र के लिए माँ निजी सुख दुख भूल जाती है, उसे अपनी सुख सुविधाओं के विषय में सोचने का मौका नहीं मिलता। शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
वह बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखती है। बेटा को ठंड न लग जाए अथवा बीमार न पड़ जाए, इसके लिए सदैव गोद में लेकर उसका मनोरंजन करती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था और उनके वे किसकी पुत्री थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारे में 11 अक्टूबर 1902 में एक चित्रगुप्त वंशीय कास्त परिवार में हुआ था। बिहार ब्रिज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती के साथ इनका विवाह 1920 में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? आई थिंक दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज़ बीन रिपीटेड, आई हैव मेंशन दिस इन माय नोटबुक 31st। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानक और सिपाही हाँ ठीक है, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानक और सिपाही एक दूसरे को मारना चाहते हैं क्योंकि वो अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो लॉन्ग फॉर्मेट का भी आंसर हो सकता है और शॉर्ट फॉर्मेट का भी आंसर हो सकता है। हमने इसको बेसिकली लॉन्ग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया है। ठीक है, इससे हम जितना याद रहेगा उतना ही लिखेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं इसका मतलब वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए वो रिपीट हुए हैं, अन्यथा ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुंती का परिचय दे। तो आंसर हो जाएगा, कुंती सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी की एकमात्र पात्र है। वह एक अच्छी पड़ोसन के रूप में रंगमंच पर प्रस्तुत हुई है। यद्यपि कुंती की भूमिका थोड़े समय के लिए है, तब भी उसे थोड़ा सा आंका नहीं जा सकता। यह बिस्नी के पुत्र मुन्नी के विवाह के लिए चिंतित है। वह स्वयं मुन्नी के लिए वरवधू खोजने को भी तैयार है। वह बिस्नी को सांत्वना भी देती है। बिस्नी के पुत्र मानक के बर्मा से सकुशल लौटने की बात भी वही करती है। बिस्नी के प्रति उसकी सहानुभूति उसके शब्दों से स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि वह कहती है कि तू इस तरह दिल क्यों हल्का कर रही है। कुंती वर्मा के लड़कियों के प्रति थोड़ा कठोर दिखाई देती है। कुंती वर्मा, ठीक है ना, उसके हाव भाव एवं पहनावे तथा भिक्षाटन पर थोड़ा क्रोध भी होता है। उनका इस तरह से भिक्षा मांगना कतई अच्छा नहीं लगता है। वह कहती है, हाय राम ये लड़कियां की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण ने शिवाजी की तुलना मेघराज से क्यों की? दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड thrice times, so I mentioned this is too much important for my upcoming board exams. I mentioned this भूषण के, ठीक है, 34 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हृदय की बात का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हृदय की बात का उल्लेख छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की कविता तुमुल कोलाहल में मिलती है। इस कविता में उषा काल की अहम भूमिका का जिक्र किया गया है। हृदय की बात का मतलब मस्तिष्क को विचार के कोलाहल से दूर रखना और उसे आराम देना कोमल भावनाओं के प्रतीक है। घनघोर कोलाहल और शांति और कलह के बीच हृदय की बात से मस्तिष्क को शांति मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा का तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा मुक्ति बोध की एक कविता है। इस कविता का तात्पर्य है कि पीड़ित और संघर्षशील जनता की वैश्विक अनुभूति प्यार और क्रोध दोनों में, नेक्स्ट हो जाएगा, एक मिनट वेट, दोनों में लगभग समान होती है। कवि का मानना है कि वैश्विक संदर्भ में प्यार और क्रोध की अनुभूति लगभग एक जैसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पहले एक मिनट, हरचना कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, हरचना कवि रघुवीर सहाय की कविता अधिनायक का एक किरदार है। हरचना आम आदमी की प्रतिनिधित्व करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक कौन है, उसकी क्या पहचान है? अधिनायक देश का शासक को कहा गया है जो अपना जय जयकारा जनता से लगवाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानक स्वयं को वहसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मानक मोहन राकेश द्वारा लिखित एकांकी सिपाही की माँ स्वयं को वहसी और जानवर से भी बढ़कर इसलिए कहता है कि क्योंकि वह अपने कर्मों और विचारों के कारण स्वयं को दोषी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जहाँ भय है वहाँ मोद नहीं हो सकता, क्यों? इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ भय वहाँ मोद नहीं हो सकता।
यह उक्ति शिक्षा नामक शिक्षा नामक पाठ से ली गई है। इसका मतलब है कि भय मनुष्य को किसी कार्य को करने से रोकता है। वह महत्वाकांक्षी फिर चाहे अधीनात्मक हो या संरचनात्मक चिंता हो, और भय को जन्म देती है। अतः यह एक मन का निर्माण करने में सहायता नहीं कर सकती जो सपुष्ट हो, सरल हो, सीधा हो और दूसरे शब्दों में मेधावी हो। इतना क्यों लिखना, मेधावी डायरेक्ट बोलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धरती का छन से क्या आशय है? तो इसका आंसर हो जाएगा, धरती का छन के लेखक का आशय है कि शब्द और अर्थ का जब साथ नहीं होता है तब वह आकाश होता है, जिसमें रचना बिजली के फूल की तरह खिल उठती है, किंतु जब इनका साथ होता है तब वो धरती का छन होता है, उनमें रचनाएं जड़ पाती है, पृष्ठभूमि का आदि प्रीत पा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीता तुलसीदास से कैसी सहायता चाहती है? दिस क्वेश्चन हैज बीन आल्सो रिपीटेड, सो दिस क्वेश्चन इज टू मच इंपॉर्टेंट, आई नोट इट डाउन। 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्रसाल की तलवार कैसी है, वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, छत्रसाल की तलवार सूर्य की पलायन किरणों के समान है, जो अंधकार को काटती हुई शत्रु के गर्दन पर नागिन की तरह चलती है। छत्रसाल की तलवार जब चलती है तो ऐसा लगता है कि वे काल की देवी हाँ वेदी अम्बेडा देवी माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कलेवा दे रही है। हाँ, क्योंकि इस पर लिखा हुआ सही से नहीं ना, तो पढ़ने में थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, प्रातःकाल का नभ कैसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रातःकाल का नभ बिल्कुल नीले राख के समान स्वच्छ है। उसकी नीलिमा के बीच आने वाले उजाला हल्के रूप में झांकता सा नजर आता है। प्रातःकाल की उस वेला में आकाश नीले राख सा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो हम जुली सहेलियाँ क्या बातचीत की स्थिति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, दो हम सहेलियाँ की बातचीत का स्वाद मतलब जायका निराला होता है। भाव विभोर हो जब दो सहेलियाँ जब बातचीत करती है तब ऐसा लगता है कि मानो रस का समुद्र ही उमड़ पड़ चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरंगी गेम के बाग में क्या कर रहे थे? इसका आंसर है, फिरंगी गेम ना मेम होना चाहिए। हाँ, फिरंगी मेम फिरंगी मेम के बाग में फिरंगी मेम के बाग में क्या क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, फिरंगी मेम के बाग में मखमल की तरह हरी घास थी और वहाँ फल और दूध की वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजभाषा के प्रारंभिक कवि कौन हैं? ब्रजभाषा में ही अनेक भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं की है, जिनमें प्रमुख सूरदास, रहीम, रसखान, केशव, घनानंद, बिहारी इत्यादि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयशंकर प्रसाद किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, एक मिनट पहले, जयशंकर प्रसाद को हिंदी काव्य के छायावाद की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। उनके द्वारा रचित खड़ी बोली के काव्य में न केवल कमियाई मार्गदुगाई बल्कि जीवन के सूक्ष्म और व्यापक आयामों के चित्रण की शक्ति भी संचित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्व पर किसका गुणगान गाया जाता है? तो आंसर है, राष्ट्रीय पर्व पर बंकिम चंद्र चटर्जी का गुणगान गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमावार सिंह किन कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं? इसका आंसर है, नमावार सिंह जीव जगत और प्रकृतिक के विविध रूपों से युक्त कविताओं को श्रेष्ठ मानते हैं। कवि की बहिर्मुखी आक्रामक का भी कविता में दर्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुलसी ने अंबर कहकर किसको संबोधित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, और क्यों किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास ने माता सीता को सम्मान देने के लिए उन्हें अम्ब यानी अंबर कहकर संबोधित किया है। माता के लिए किया गया है। गोस्वामी तुलसीदास ने सीता जी को सम्मान सूचक अम्ब के द्वारा उन्हें उनके प्रति सम्मान की भावना प्रदर्शित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कवि विषेक छपय ने नवादास के कबीर के बारे में क्या कहा है?
कबीर जी के बारे में क्या कहा है? तो इसका आंसर है कबीर जी की मति अति गंभीर तथा अंतःकरण भक्ति रस के परिपूर्ण था। भाव भजन में पूर्ण कवि जाति पाति वर्ण श्रम आदि साधारण धर्मों का आदर नहीं करते थे। नवादास कहते हैं कि कबीर जी 4 वर्ण 4 आश्रम 6 दर्शन किसी की आनी कानी नहीं रखी, केवल श्री भक्ति को ही दृढ़ किया है, वह भक्ति को विमुख मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट अब आ गया हमारा हिंदी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का। ठीक है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण के प्रथम कवित्व का भावार्थ लिखे। तो इसका आंसर हो जाएगा कवि भूषण के प्रथम कवित्व इंद्रजिमी ने उन्होंने छत्रपति शिवाजी की प्रशंसा की है। इस प्रकार कवित्व में भूषण ने छत्रपति शिवाजी के व्यक्तित्व की तुलना इंद्र, राम, कृष्ण, परशुराम, शेर और पावन जैसे कई लोगों से की है। इस कवित्व के भावार्थ इस प्रकार हैं कि भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर अधिकार है, बडवागिनी जैसे युद्ध के जल को शांत करती है, उसी प्रकार पावन बदलो तितर बितर कर देती है। पवन बदलो। नेक्स्ट है, भूषण कहते हैं कि हाथी पर स्वर छत्रपति शिवाजी मृगराज की तरह शोभित हो रहे हैं। आगे है, वे शेर बनकर गर्जना कर रहे हैं, वे हिंदुओं के मान रक्षण और मानवर्धन कर रहे हैं। भूतकाल रीति के कवि। नेक्स्ट है, भूतकाल कवि के रीति आंसर है हाँ, भूषण रीतिकाल के कवि हैं। वे वीर रस के कवि थे। उन्होंने शिवाजी के छत्रसाल की प्रशंसा में लिखा है कि चित्रकूट ने सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्होंने कवि भूषण उपाधि दी है। इसका एक और आंसर हो सकता है, मे बी आई थिंक आई हैव रिटन इन माई नोटबुक्स विच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूषण के प्रथम कवित्व का भावार्थ लिखे। जो भी इसमें लॉन्ग फॉर्मेट का क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 30-35 को होगा, जिसमें से हम 10 क्वेश्चन पहले ही छाड़ देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, भूषण के प्रथम कवित्व का भावार्थ लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा, भूषण तुमुल कोलाहल कलाह कविता के माध्यम से प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता है। यह कविता का केंद्रीय भाव इस प्रकार है कि इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि नित्य चंचल रहने वाली चेतना जब बेचैन होकर नींद की पल को खोजती है तथा अचेतन होने लगती है, तब उस समय नींद के लिए बेचैन शरीर को मादक और स्पर्श से सुख के मंद मंद झोंकों को आनंद के रस में बरसात करते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जब मन चिर विषाद में विलीन हो जाता है, चारों तरफ अंधकार छाया होता है, तब उसके लिए उषा की सी ज्योति रेखा एक खिला हुआ प्रातःकाल है। इसीलिए कवि इस कविता के माध्यम से कवि दुख में भी सुख की किरणों को खोज लेते हैं। कवि के अनुसार यह जीवन रेगिस्तान की तपसी भूमि को सम्मान है, जहाँ एक मिनट हाँ नेक्स्ट, जहाँ मन रूपी चातक जल एक एक बूंद के लिए तरसता है, विषम परिस्थितियों वाले जीवन के मरुस्थल की वर्षा के सम्मान परम सुख का आनंद खोजना ही कविता का मुख्य भाव है। कवि के अनुसार जीवन आंसुओं का तालाब है, जिसमें निराशा रूपी बादल की छाया निरंतर पड़ती रहती है, और इस निराशा आंसू भरे तालाब में आशा रूपी एक कमल भी खिलता है, जिस पर भौरे मंडरा रहे हैं, जो कि मकरंद से भरे हुए हैं और आशा का प्रतीक है। कवि इस कविता के माध्यम से मुख्य भाव निराशा में भी आशा खोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पुत्र वियोग का सारांश लिखे। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज रिपीटेड कंसिस्टेंटली इन बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन। नेक्स्ट आंसर है क्वेश्चन है हमारा, सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना पुत्र वियोग का सारांश लिखे। आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान मूलतः राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कवित्री हैं, परंतु सामाजिकता पर ध्यान गया उनका
कवित्री इस कविता में एक माँ की पुत्र और समय मृत्यु होने पर स्थिति क्या हो सकती है उसी का चित्रण किया गया। इस कविता में कवित्री कहती है कि आज पूरा विश्व संसार हंस रहा है, सभी और सुखी की लहर है, परंतु इस विषय में सिर्फ एक मैं दुखी हूँ जो मेरा खिलौना खो गया है। खिलौना आगे है, यह पुत्र की प्रतीक के रूप में आया है। एक बच्चे के लिए सबसे प्यारी वस्तु उसकी खिलौना होती है। यदि उसका खिलौना खो जाता है तो वह दुखी हो जाता है, परंतु जैसे ही मिलता है उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसी तरह माँ के लिए पुत्र खिलौने के भांति होता है। माँ जिधर जाती है पुत्र पुचकारती हुई उसे आती है। बच्चा उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हो जाता है, वह एक पल भी उसके बिना नहीं रह पाती है। माँ अपने पुत्र को कहीं नहीं जाने देती है, इसीलिए कि उसे कहीं सर्दी न लग जाए, अतः आंचल की ओट में अपनी गोद में नहीं उतारती। पुत्र जैसी ही माँ होती है। नेक्स्ट आगे है हमारा पुकार की माँ की पुकार, सॉरी यहाँ पर माँ की पुकार। सब काम छोड़ माँ जब पुकारा कि माँ सब काम छोड़कर दौड़ी आई जाती है। जब बच्चे पुकारते तो माँ दौड़ी चली आती है। यह पंक्तियाँ माँ के पात्र के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को दर्शाती है। यही नहीं बच्चा जब नहीं सोता तब उसे थपकी दे देकर लोरी सुनाकर सुलाती है। अपने पुत्र के मुख पर मलिनता देखकर रात भर जाकर बिताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन शॉर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लहना सिंह का परिचय दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगेन आई थिंक दिस क्वेश्चन हैज़ बीन रिपीटेड इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, आई हैव नो आइडिया दैट। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा लहना सिंह हिंदी साहित्य का पहला आधुनिक नायक है। वह उस दौर के भारतीय युवा का प्रतिनिधित्व है। वहाँ संभवतः ग्रामीण किसान परिवार है जो अपने मामा के यहाँ अमृतसर में 12 साल की उम्र में रहने आ गया और जवान होने पर फौज में नौकरी लग गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यालय के लेखक के साथ कौन सी घटना घटी है? जूठन शीर्षक आत्मकथा के आधार पर लिखे। इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय में लेखक के साथ बड़ी दरुण घटनाएं घटती है। बाल सुलभ मन को बताने वाली हृदय विदारक घटनाएं लेखक के मन पटल पर आज भी अंकित है। विद्यालयों में प्रवेश के प्रथम ही दिन हेडमास्टर जब बेदाब आवाज में लेखक से उनका नाम पूछते हैं, फिर उनकी जाति का नाम लेकर तिरस्कार करता है। हेडमास्टर लेखक को एक बालक नहीं समझकर उसे नीची जाति का कामगार समझता है और उसे शीशम के पेड़ की टहनी का झाड़ू बनाकर पूरे विद्यालय में साफ करवाता है। यानी कि यह जाति आधारित जो हमारा समाज है वो कैसे एक जो बच्चा जो पढ़ने जाता है विद्यालय उसको कैसे आउट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिपाही की माँ शीर्षक कहानी की एकांकी लिखें। दिस क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा, I think this has been repeated, so I request you all to see that and take a screenshot and repeat it. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के सारांश अपने शब्दों में लिखें। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के लेखक अपने पुरुष और महिलाओं के बीच संबंधों को अर्धनारीश्वर के संदिग्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अर्धनारीश्वर एक हिंदू पौराणिक कथा है जिसमें भगवान शिव और उनकी पत्नी पार्वती को एक ही शरीर में दो अलग अलग अंगों के रूप में दर्शाया गया है। लेखक का मानना है कि इस संदिग्धांत के माध्यम से हमें समझने में मदद मिलता है कि पुरुष और महिला दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बीच संबंध दूसरे के साथ जुड़ने और एक दूसरे को पूरा करने के लिए है।
लेखक ने आगे बताया है कि हमारे समाज में पुरुष और महिलाओं के संबंध अक्सर अलग अलग दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। पुरुषों को अक्सर शक्तिशाली और निर्णायक माना जाता है, जबकि महिलाओं को अक्सर कमज़ोर और आश्रित माना जाता है। लेकिन अर्धनारीश्वर सिद्धांत के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि पुरुष और महिला दोनों को एक दूसरे को पूरक माना जाता है और दोनों के बीच संबंध एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक दूसरे को पूरा करने का होता है। लेखक ने अंत में कहा है कि हमें अपने समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच संबंधों को अर्धनारीश्वर के सिद्धांत के माध्यम से समझने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार इससे हमें यह समझने को में मदद मिलेगी पुरुष और महिलाएं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के बीच संबंध एक दूसरे को जुड़ने और एक दूसरे को पूरा करने से है। ठीक है। ओह, यहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया स्क्रीन पे। हाँ, तो यहाँ देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बातचीत शीर्षक का सारांश लिखे। तो बातचीत शीर्षक निबंध में लेखक बातचीत के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। लेखक का मानना है कि बातचीत एक ऐसी कला है जिसमें एक दूसरे के साथ जुड़ने और विचारों और भावनाओं को समझने और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है। लेखक ने आगे बताया है कि बातचीत के दौरान हमें दूसरों की बातों का ध्यान से सुनना चाहिए और विचारों और भावनाओं को समझना चाहिए। अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही शब्दों और भाषा का चयन करना चाहिए। उसके बाद है, लेखक ने बताया कि बातचीत के दौरान हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और सही समय और सही स्थान का चयन करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सही तरीका और शैली का चयन करना चाहिए। लेखक ने अंत में कहा है कि बातचीत एक ऐसी कला है जो दूसरे को साथ में जोड़ने और उसके विचारों और भावनाओं को समझने, अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने में मदद मिलती है। हमें बातचीत के माध्यम से समझना चाहिए कि इसके विभिन्न पहलू को ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब दो इस कहानी को हम पढ़े थे तो इसमें बेसिकली था, जब दो सहेलियाँ बात करती है तो वो आनंद में बात होता है और रस में होता है, जो कि पिछले क्वेश्चन में हम देखे भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हंसते हुए मेरा अकेलापन। शीर्षक कहानी का सारांश लिखे। इसका आंसर हो जाएगा हमारा, प्रस्तुत पंक्ति हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी से ली गई है। इस पंक्ति में लेखक मलयज ने संदिग्ध करने का प्रयास किया है कि वह व्यक्ति यथार्थ में जीता है और यथार्थ को रचता है। यथार्थ मनुष्य जीवन की एक कटु सत्य है। वास्तविक से पूरे मनुष्य का अलग एकांकी एवं यथार्थ होता है। इस पंक्ति के लेखक ने संकेत दिया है कि अपने बच्चों की उनकी रचना है और वे यथार्थ हैं। उनकी चिंता उनके स्वयं की है। लेखक पारिवारिक बोझ के बंधन से बंधे हुए हैं, जबकि उनका परिवार बंधन रहित एवं चिंता मुक्त है। यह जीवन का यथार्थ है। अतः व्यक्ति की रचना एवं उनके जीवन की यथार्थ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोशागी शीर्षक कहानी में कारमेन की भूमिका का संक्षिप्त करें। संक्षिप्त में लिखे तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, हेनरी लोपेज द्वारा लिखित कहानी पोशागी होगा, उसमें लिखा हुआ। पोशागी में तथाकथित सभ्य समाज द्वारा शोषण एवं उत्पीड़न का अत्यंत स्वाभाविक एवं संवेदनशील चित्रण है। कहानी पोशागी अफ्रीकी देश कांगो के समाज जीवन की विसंगति पर प्रकाश डालता है। संभ्रांत और फ्रांसीसी परिवारों में उनका संबंध कारमेन की भूमिका पोशागी कहानी में बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक सुंदर और आकर्षक स्वतंत्र महिला है और वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट आगे है हमारा, कारमेन की भूमिका में कई पहलू हैं। पहला है स्वतंत्रता। कारमेन एक स्वतंत्र महिला है जो अपने जीवन में निर्णय स्वयं लेती है। वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को फिर से बनाने में जुटी हुई है। आगे है हमारा दूसरा पॉइंट है साहस। कारमेन एक साहसी महिला है जो अपने जीवन में इस चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। वह अपने पति के मृत्यु के बाद जीवन को फिर से बनाने की कोशिश है। तीसरा है हमारा आत्मसम्मान। कारमेन एक आत्मसाहसी महिला है जो अपने जीवन के निर्णय खुद लेती है। वह अपने पति की मृत्यु के बाद जीवन को फिर से बनाने की कोशिश कर रही है। चौथा है हमारा निर्णय लेने की क्षमता।
कार्मेन एक निर्णय लेने वाली महिला है जो अपने जीवन के निर्णय खुद लेती है। वह अपने पति की मृत्यु के बाद अपने जीवन को फिर से बनाने की कोशिश करती है। कुल मिलाकर कार्मेन की भूमिका पेशागी कहानी में एक सशक्त महिलाओं की छवि के प्रस्तुत किया गया है जो अपने जीवन का निर्णय खुद से लेती है और स्वयं अपने जीवन का तरीका जीने की कोशिश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नदियों की वेदना से का क्या कारण है, कारण स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, कवि ने नदी की कल कल बहती धाराओं से शोर उस मानव की वेदना का अनुभूतित होती है जो अपने मानवीय अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। नदी की वेदना के कारण मानव का मन का संघर्ष और अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। नदी की वेदना का कई कारण हैं, जिनमें से प्रमुख कारण है प्रदूषण। नदी औद्योगिक और घरेलू कचरे निर्वहन होने पर पानी प्रदूषित हो जाता है, जिसमें नदियों की वेदना होती है। दूसरा पॉइंट है हमारा बांध का निर्माण। नदियों पर बांध का निर्माण होने से नदियों की प्रवाह रुक जाती है, जिससे नदियों की वेदना होती है। तीसरा है वनस्पति वृक्षों की कटाई। नदियों के किनारे वनस्पति वृक्षों की कटाई के कारण नदियों के किनारा खराब हो जाता है, जिससे नदियों की वेदना होती है। मानव गतिविधि। नदियों के किनारे मानवीय गतिविधि जैसे खनन, निर्माण आदि होने के कारण पानी प्रदूषित हो जाता है, जिससे नदियों की वेदना होती है। नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण नदी की प्रवाह और जल स्तर काफ़ी प्रभावित होता है, जिससे नदियों की वेदना होती है। इन कारण में नदियों की वेदना होती है, जिससे नदियों पानी की प्रदूषित हो जाती है और नदियों की प्रवाह रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरे कड़बक की भाव स्पष्ट करें। इसका आंसर है, दूसरे कड़बक में कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि रचना में जिन पात्रों जैसे रतन सेन और पद्मावती नाम के जिन पात्रों का वर्णन किया है, वास्तव में उन पात्रों में कोई अस्तित्व नहीं था। उनकी किस रचना की कहानी केवल काल्पनिक तथ्यों पर थी, लेकिन जिसने भी उस कहानी को सुना है उसने प्रेम की पीड़ा का अनुभव किया है। कवि ने अपने कल्पनाशीलता से इस रचना को रूपी लय के द्वारा और प्रति आंसुओं द्वारा इस तरह रचा गढ़ा कि पढ़ने सुनने वाला स्वयं को इसके साथ जोड़ देता है। कवि ने इस उद्देश्य से काव्य का निर्माण किया है कि उसके बाद उसकी निशानी के रूप में यह कहानी रह जाए और लोग इसे पढ़कर याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघर्ष समिति में जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षाएं थी? जयप्रकाश नारायण की संघर्ष समितियों में अनेक अपेक्षाएं हैं, जिनमें की है लोकतंत्र का प्रबल समर्थन। वे लोकतंत्र के प्रबल समर्थन थे और संघर्ष समितियों में अपेक्षा करते थे कि लोकतंत्र मूल्यों पर मजबूत हो। दूसरा है समाजवादी विचारकों के प्रसार। वे समाजवादी विचारकों के प्रसार के लिए संघर्ष समिति के अपेक्षित थे। तीसरा है जन भागीदारी का बढ़ाव। तो वे जन भागीदारी का बढ़ावा देने के लिए संघर्ष समिति की अपेक्षा करते थे। आगे है विकेंद्रीकरण और ग्राम जीवन का पुनर्गठन। विकेंद्रीकरण और ग्राम जीवन का पुनर्गठन के लिए संघर्ष समिति की अपेक्षाएं करते थे। बहुत सारा अभी बचा हुआ है, 10 पेज और। इसी प्रकार नेक्स्ट आगे है हमारा, जयप्रकाश नारायण लोकतांत्रिक समाजवादी पक्षधर। उनका मानना था कि सत्ता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल अपवित्र और अदैनिक साधनों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रविन्द्रनाथ टैगोर और प्रेमचंद्र की चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट थे? तो इसका आंसर है, दिनकर निबंधकार दिनकर जी रविन्द्रनाथ लिखा हुआ वो रविन्द्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के नारी विषय चिंतन में असहमत है। उपयुक्त तीनों साहित्यकार मानते हैं कि नर और नारी अलग अलग होते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि नारी की सार्थकता इसमें है कि वह मोहक और आकर्षक दिखने और पृथ्वी की शोभा, आलोक और प्रेम की मूर्ति के रूप में आदत हो कर्म करती हो। वेरिएबल और शिक्षा दीक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। प्रसाद कामिनी काव्य की
इंद्रा से कोई संबंध नहीं है, यह कहने से वह नारी जिसमें पुरुषों का गुण दिखता है वो निष्कर्ष यही निकाले कि प्रसाद भी पुरुष और नारी गुणों में विभाजन में विश्वास रखते हैं। आगे है प्रेमचंद्र तो गोदान उपन्यास में यह स्पष्ट घोषणा करते हैं कि पुरुष जब नारी की गुण लेते हैं तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती है। ये तो गलत। आगे है दिनकर उपयुक्त तीनों साहित्यकार के नारी विषयक चिंतन से सहमत नहीं है। उनकी दृष्टि में नर और नारी एक ही द्रव्य के वली दो प्रतिमाएं हैं, दोनों में एक गुण का बंटवारा नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजानन माधव मुक्ति बोध ने जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के सितारे को भयानक क्या कहा है? सितारे का इशारा क्या है? किसी और जलता हुआ सितारा देखने के लिए अत्यंत भयानक, उसी ताप के बराबर जिसमें सर्वहारा वर्ग जिसमें सभी किसान मजदूर भाई आते हैं, भस्मीभूत होने में उसी सितारे के संकेत देखकर दला उठते हैं। उस लाल भयानक सितारे का संकेत यही है कि दुनिया भर के मजदूर की तरह पूंजीपतियों का भी खैर नहीं। सर्वहारा वर्ग समाजवादी क्रांतियों के लिए उतारू है, पूंजीपतियों का विनाश असंभव, मजदूरों द्वारा स्थापना का शीघ्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा शीर्षक कविता में राख से लिपटी हुई दीवारों का क्या कहना है? उषा शीर्षक कविता में राख से लिपटी दीवारों का कहना है कि जरिए कविता शमशेर सिंह बहादुर कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार घरेलू महिला अपने आंगन को साफ सुथरा रखने के लिए राख से लिपटी है, उसी तरह जीवन में साफ सुथरा रखने की कोशिश करती है। यह पंक्ति के माध्यम से घरेलू महिलाओं को जिम्मेदारियों और उनके जीवन की कठिनाइयों से उजागर करते हैं। कवि ने यह भी दर्शाया कि घरेलू महिलाएं अपने जीवन को साफ सुथरा रखने के लिए कितनी मेहनत करती है और कितनी जिम्मेदारियाँ निभाती है। इस प्रकार राख से लिपटी हुई चौकी का पंक्ति कविता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और घरेलू महिलाओं के जीवन में झलक प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास द्वारा रचित पाठ के आधार पर सूरवात्सल्य की विशेषताएं होता है। सूरदास द्वारा रचित प्रथम पद में सूरवात्सल्य वर्णन की विशेषता निम्नलिखित है। सूरदास ने अपने पदों में वात्सल्य की बहुत सारी सुंदर मार्मिक तरीकों द्वारा वर्णित किया गया है। उन्होंने वात्सल्य को एक ऐसी भावनाओं के रूप में प्रस्तुत किया है जिसमें माता शिशु अपने बच्चे को गहरी निश्चल प्रेम भावना है। सूरदास ने अपने पदों में वात्सल्य के बहुत सारे व्यक्तिगत और आत्मीय तरीकों से वर्णित किया गया है। उन्होंने वात्सल्य को अपने ऐसी भावनाओं के रूप में व्यक्तित किया। हाँ ठीक है, आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहना सिंह का परिचय दें। हाँ वेट, लहना सिंह का परिचय दे। लहना सिंह चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहानी के में नायक हैं। लहना सिंह एक बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हैं जो जर्मन अधिकारियों को पहचानने में सक्षम हैं और उन्हें मारने की योजना बनाते हैं। लहना सिंह अपने कर्तव्य के प्रति सजग हैं और वह अपने साथी सैनिकों के सुरक्षा के लिए अपनी जान भी दे देते हैं। लहना सिंह अपनी प्रेमिका की याद में हमेशा भावुक रहते हैं। वह अपनी प्रेमिका के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लहना सिंह अपने सैनिक बोधिशक्ति की रक्षा के लिए प्राण देते हैं। वह अपने प्राण के खातिर कुछ भी अपने प्राण देने के लिए तैयार हैं। आगे है लहना सिंह साहसी। लहना सिंह एक साहसी व्यक्ति, वह जर्मन अधिकारी को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालता है। लहना सिंह का चरित्र भारतीय संस्कृति में एक प्रेरणा है। वह एक आदर्श भारतीय सिपाही और प्रेमी है। उसका चरित्र हमें देशभक्ति, कर्तव्य निष्ठा, प्रेम और त्याग का महत्व की शिक्षा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोज कहानी के संदर्भ। आई थिंक दिस क्वेश्चन ऑल्सो हैज बीन रिपीटेड। रोज कहानी, दिस इज ऑल्सो रिपीटेड। अधिनायक कविता का अभी तुरंत लिखे हैं, रिपीट कैसे हो जाता है? पहले कड़बक का आलंज, इन दिस क्वेश्चन हैज बीन ऑल्सो रिपीटेड। तुलसीदास की भावनाओं तो हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यार का इशारा दुर्द का तात्पर्य है, अभी बता ही दिया। चंपारण में, हाँ 24 नंबर क्वेश्चन,
24 नंबर क्वेश्चन में है, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी क्या करते हैं? वेट, हाँ, चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी अनेक कार्यक्रम करते हैं, अनेक काम किए हैं। उनका विचार था कि ग्रामीण बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था के लिए बिना केवल आर्थिक समस्याओं से सुलझाना नहीं चलेगा। इसके लिए उन्होंने 3 गांव का आश्रम विद्यालय स्थापित करवाया, किया बड़ारा, मधुबन और भितहारा, जो भी हो। आगे है, चंपारण में शिक्षा व्यवस्था। महात्मा गांधी जी ने कई काम किए, जिसमें यह है, पहला, गांधी जी का मानना था कि ग्रामीण बच्चों की शिक्षा व्यवस्था के बिना आर्थिक समस्याओं से सुलझने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने चंपारण में विद्यालय खोले। इन विद्यालयों में काम करने के लिए उन्हें गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं की तैनात की। गांधी जी भितीराह के गांधी आश्रम के आसपास दर्जनों गांवों और महिलाओं और लड़कियों को बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। स्थानीय ग्रामीणों ने स्कूल के लिए अपनी संपत्ति दान में दी। उसके बाद में स्कूल के कस्तूरबा कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम से शुरू किया। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा का मतलब बच्चे और व्यक्ति की शरीर, मन और आत्मा से सबसे अच्छे को निकालना। उनका मानना था कि शिक्षा का अभाव स्वस्थ समाज की निर्माण संभव नहीं है। सेम है, आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अर्थ क्या है? अर्थ स्पष्ट करें इसकी प्रयोजन। तो आंसर है, शिक्षा का अर्थ किसी भी समाज में कुछ चलाने के लिए सामाजिक प्रक्रिया के लिए जरिए मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास है। शिक्षा से जुड़ी कुछ खास बातें। व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली स्वदेश समाज प्रक्रिया जिसमें द्वारा जन्मजात विकास कौशल किया गया। शिक्षा का अर्थ ज्ञान और कौशल मूल्यों का अधिग्रहण है। शिक्षा के कार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार जीत कविता के मशक वाले की क्या भूमिका है? हार जीत कविता के मशक वाले की भूमिका बहुत अहम है। मशक वाला कविता में एक मतपत्र जो संघर्ष और आत्मबल की प्रतीक है। वह अपने धैर्य, साहस और मेहनत के सफलता की कहानी को दर्शाता है। मशक वाले के जरिए कवि संदेश देना चाहता है, सच्ची जीत कठिनाइयों और संघर्षों के बाद मिलती है। दिस इज गुड फॉर दैट स्टूडेंट हु पोस्ट ऑन यूट्यूब तुक्का मार के कैसे पास करें, दैट्स मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्ञानेंद्रपति ने अपने गाँव के किस प्रकार जन्मभूमि बतलाया? ज्ञानेंद्रपति ने अपने गांव की पंच परमेश्वर, लोकगीत, चैत्र, विरह, अलाह, बुजुर्गों की घर आने से पहले खजो खटखटाना, ग्वाले का प्रतिदिन आकर दूध देना, दूध की मात्रा वितरण, दूध में सने अपने अंगूठे की दीवार पर छापे द्वारा निशान देना, इन सब की कहानी जन्मभूमि अपने गांव में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा वाला तो यार अपना देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह कौन था? अगेन भगत सिंह कौन थे? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, चंपारण में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट, तो यही देखते हैं। छोड़ो, चंपारण में बाढ़ आने के प्रमुख कारण जंगल को काटना। जब जंगल में वृक्ष जल राशि को अपनी जड़ों को थामते रहते हैं और नदियों को उन्मुक्त नवयौवना बना सकते हैं, लेकिन जब जंगलों को काट दिया जाता है तब नदी की शक्ति प्रदर्शन कर जाती है और अपनी बाढ़ आती है। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने के लिए कई कारण, पहला कारण है भौगोलिक स्थिति, दूसरा हिमालय नदियाँ, तीसरा ढीली मिट्टी, बारिश, क्योंकि सब मिट्टी उस साइड वाला मिट्टी काट देता है तो क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिपाही की माँ की कथा वस्तु प्रस्तुत करें। इस क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे, मुंह दर्द करने लगा। जन जन का चेहरा एक कविता का जन जन का हो गया है, कन्ने बेटे वाला भी हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन करके थैंक यू एंड
थैंक्स फॉर द पेशेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। प्यारे बेटे नन्हे बेटे का सारांश लिखें। अपन अपने प्यारे नन्हे बेटे के कंधे पर बैठने अपनी नन्ही बिटिया से जो घर के भीतर बैठी हुई है वो पूछता है कि बतलाओ आसपास कहाँ लोहा है। वह अनुमान करता है कि उसकी नन्ही बिटिया उसके प्रश्न का उत्तर अवश्य बतलाएगी। वह बतलाएगी कि चिमटा कलछुल कड़ाही तथा जंजीर में लोहा है। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज टोटली हाफ है, क्वेश्चन सही से नहीं है। ठीक है, दैट्स इट्स फॉर टुडेज वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आएगा निबंध पे। हाँ, निबंध आएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा हिंदी का बता रहे हैं, एप्लीकेशन राइटिंग और लेटर। हाँ, लेटर पे आएगा। फिर उसके बाद ग्रामर पे आएगा लास्ट में। अब ये पार्ट 1 है। थैंक यू, थैंक्स। दिस इज योर दानिश, एमडी दानिश मुशुम रजा। थैंक्स।